Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 25th December 2023 and Merry Christmas to all of you. And I want to tell you one more thing also. Please like, share and subscribe so that Indeed IS will increase and my target is कि 500 और 1000 जब हो जाएगा then after मैं उसके बाद लाइव क्लासेस लूंगी so that we can connect with each other and I will connect with you one to one so that कि हम जब भी पढ़ेंगे या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना हो या डिस्कशन करना हो या कोई भी टॉपिक पे डिटेल में बात करना हो तो हम लोग इंटरेक्ट कर सके और बात कर सके बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियोस में बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करनी होती है बतानी होती है वो उतना हो नहीं पाता और रिकॉर्डिंग में उतना लंबा भी वीडियो बना नहीं सकते सो दैट्स व्हाई आई वांट कि ये जब लाइव क्लासेस मैं लूंगी तो फिर आपका भी सजेशन रहेगा कि हमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए या आपके जो भी सजेशंस होंगे या डाउट होंगे तो उस पे हम लोग अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे तो यही है इसीलिए आप लोग प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके जो भी कमेंट्स है और जो भी सजेशंस है या कोई भी आप चेंजेस लाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स का जो भी डिसीजन है या फिर सजेशन है या फिर आप कुछ भी बताना चाहते हैं या कुछ भी चेंज करवाना चाहते हैं वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट आर्टिकल टैंकर विथ इंडियन क्रू hit by drone in Red Sea. As we have discussed this article yesterday, तो मैंने ये जो 24 दिसंबर 2024 उसमें ये जो न्यूज आर्टिकल में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है विथ मैप जो रेड सी का मैप है तो आप वो जा करके देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी आप वहां से देख लीजिएगा बिकॉज मैंने उसमें मैप भी डिस्कस किया हुआ है कि रेड सी का मैप और मेडिटेरियन सी का तो वो भी आप जाके देख सकते हैं तो अब चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि आज इसमें नया क्या है तो लेट्स सी टुडे वी हैव एज डिस्कस्ड कि ये जो क्रूड ऑयल टैंकर है तो उस पे अटैक कर दिया गया और इसका नाम क्या था ये जो साईं बाबा है जो हेड कर रहा था टुवर्ड्स द इंडिया और जो हिट कर दिया गया और सडन जो अटैक कर दिया गया ड्रोन के थ्रू वो कहाँ पे रेड सी में तो ये रेड सी में सडन अटैक हो गया था एंड ये व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस क्योंकि इसमें जो है 21 मेंबर्स थे एंड 21 मेंबर्स एंड ऑल ऑफ देम वेयर इंडियंस तो यहाँ पे अटैक हुआ पर जैसे ही हमारे नेवी के कोस्ट गार्ड है उन्हें पता लगा तो दे हैव मूव टुवर्ड्स दिस ऑयल टैंक कि यहाँ पे है ना उनको कैसे उनको सेफली वहां से निकाला जाए तो और ये पता लगा है कि ये जो यूएस की जो नेवल फोर्स है जो सेंट्रल कमांड सेंटोम तो उनका ये जो रेड सी में ये जो आ रहा था तो उनसे ये पता लगा है और ये न्यूज में क्यों है और इसमें यूएस का कहाँ पे रोल है और ये जो अटैक किया है ये किसने करवाया है तो ये इसका इन सारे का जवाब है कि ईरान ने इसको अटैक करवाया है जो ईरान के जो हाउथी कम्युनिटी है जो यमन बेस्ड हाउथी कम्युनिटी है उन्होंने ये अटैक करवाया है क्योंकि ये जो नेवल फोर्स थी इसमें और ये जो टैंक था यूएसए का था और ये क्यों अटैक किया गया है वो इसलिए क्योंकि ये जो ईरान है वो नहीं चाहता कि यूएसए वहां पे जो रेड सी में क्रॉस करे ऑल बिकॉज क्योंकि ये जो ईरान है और यूएसए है तो यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है तो हमास सेड कि इफ यूएसए विल कम तो दे विल सपोर्ट इजराइल और ये जो ईरान है वो चाहता है कि इजराइल का सपोर्ट ना करे क्योंकि ये चाहता है ये प्रो हमास है क्योंकि ये हमास का सपोर्ट कर रहा है
और इसीलिए इसने ईरान ने ये अभी धमकी भी दी है कि ही विल ब्लॉक मेडिटेरियन रूट, जो मेडिटेरियन सी है उसके जो रूट्स हैं जहां से ये यूएसए वो कनेक्ट करेगा, तो इसीलिए जो है इसने बोला है ईरान ने कि ये जो मेडिटेरियन सी है उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये सारी चीजें इस न्यूज में है। और अभी पता लगा है कि ऑल दोज नेवी ऑफिसर्स, दोज हु आर प्रेजेंट इन दिस vessels all are safe, and they are coming in the मुंबई, और वो पोरबंदर जो पोर्ट है वहां पे ये लोग आ रहे हैं। तो इसका जो और हम लोग देखते हैं न्यूज कि, और ये देखा हमने कि ये जो हाउथी वन वे अटैक किया था उस ड्रोन पे, और किसी को कोई इंजरी नहीं आई है और सारे लोग सेफ एंड साउंड है। और ये यहाँ पे और ये जो कहाँ पे हिट किया गया है, ये हिट किया गया है जो सस्पेक्टेड ड्रोन था वो आउटसाइड द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास। तो ये जैसे इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन है, तो इस तरफ जब ये अटैक हुआ तो ये जो इंडिया का जो एक्सक्लूसिव जोन था तो उससे मात्र 217 नॉटिकल माइल्स की ही दूरी पे वहां पे अटैक हुआ। इसीलिए जो इंडिया के जो कोस्ट गार्ड है वो उन्हें बचाने के लिए निकल गए। और फिर क्या हुआ कि वो अभी उनका जो टैंक है जो अटैक हो गया है, तो वो अभी जो मुंबई लाया जा रहा है और जो पोरबंदर पोर्ट है वहां पे वो सैनिटाइज किया जाएगा और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और इसका जो डिटेल में देखते हैं, अ, हम लोग इसका जो फर्दर आर्टिकल है उसको, तो ये देखते हैं ये जो टैंकर है विथ इंडियन हिट्स बाय ड्रोन इन रेड सी। तो ये जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल था जो फायर किया गया इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स में, और जो साउदर्न रेड सी में प्रेजेंट था। और ये किनके द्वारा किया गया है, और हाउती कंट्रोल एरियाज ऑफ येमेन, और ये सेंटम ने बताया है। एंड ये कब हुआ, ये जो 3 पीएम और 8 पीएम के बीच में जो सनाज टाइम था तब। और ये क्यों हो रहा है, ये यूएसए में ये जो अटैक हुआ है तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि यूएसए ने अभी ये जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन वो चलाया है। तो ये जो ऑपरेशन चलाया है यूएसए ने कि जो भी यूएसए के अलाइज हैं ये उनको सेफ रखेगा। इसीलिए तो ईरान ने और जो यमन के जो हाउथी कंट्रोल्ड जो मिलिट्री है उन्होंने बोला कि हम जो यूएसए को क्रॉस नहीं करने देंगे, और इसीलिए वहां के जो यूएसए की जो मिसाइल थी उस पे इन्होंने अटैक कर दिया। और ये जो यूएसए से जो लबून है वहां से पता लगा। और फिर ये जो न्यू इनिशिएटिव लिया गया है, तो न्यू इनिशिएटिव क्या है, ये जो मिसाइल और ड्रोन जो अटैक हुआ है वो हाउदी जो हेल्ड एरियाज है यमन का, वहां से वो थ्रेट किया गया था। लेकिन और ये कहाँ हुआ, रेड सी में। और ये किसने बोला है, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है जो लॉर्ड ऑस्टिन है, उन्होंने बोला कि जब से हमने ये जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन चलाया है तो ये जो उसके बाद ही ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट न्यू मल्टीलैटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, कि जितने भी मैरीटाइम जो फोर्सेस हैं उनको ये जो प्रोस्पेरिटी और गार्डियनशिप प्रोवाइड किया जाए, और अंडर द लीडरशिप ऑफ इट्स टास्क फोर्स 153 जो फोकस करेगा ये जो सिक्योरिटी इन रेड सी। तो ये जो रेड सी में जितने भी कोस्ट गार्ड है उनके सिक्योरिटी के लिए, इसीलिए वहां पे जो है अटैक करवा दिया गया। और ये जो नेवल जो एक्सप्लोसिव हुआ है उसको डिस्पोजल के लिए लाया जाएगा, और ये जो मुंबई में, और उसको सैनिटाइज किया जाएगा उस वेसल को। एंड देन आफ्टर फर्दर ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये क्यों किया गया है, इसके पीछे कारण क्या था, और फिर और जो सारी चीजें चेकिंग होगी। और ये जो आईएनएस बर्मा गांव है जो एस्टैब्लिश किया गया कम्युनिकेशन विद चैम प्लूटो 7:30 पीएम टू असर्ट इफ एनी जो असिस्टेंस विल रिक्वायर्ड। और वहां पे जो है, और ये बार बार कांटेक्ट करके देखा गया था कि कोई फर्दर जो है कुछ डिसहैपनिंग चीजें तो नहीं हो रही है या कुछ हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तो यही सारी चीजें थी इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल, प्लेन कैरिंग ओवर 300 पैसेंजर्स मोस्टली इंडियंस अलाउड टू लीव फ्रांस।
अभी क्या है, ये जो न्यूज में क्यों है, ये देखते हैं। निकारागुआ बाउंड फ्लाइट वाज ग्राउंडेड एंड पैसेंजर वेयर डिटेन्ड ओवर सस्पेक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जज कैंसल्ड द हियरिंग ऑफ पैसेंजर, सम ऑफ whom spoke Hindi and other Tamil. Due to irregularities in the procedure, there are 11 unaccompanied minor in the plane. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी जो है, ये जो एक जो फ्लाइट है उसमें 303 पैसेंजर फ्लाई कर रहे थे, और वो लोग ये जो 3 दिन से वहां पे इंटेरोगेशन चल रहा था। और ये कहाँ पे चल रहा था? ये जो फ्रेंच की अथॉरिटीज हैं वहां पे। और इसका जो सस्पेक्ट था कि इतने सारे लोग जो जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनका फाइनल डेस्टिनेशन वो डिसाइड नहीं था। क्यों? और इसीलिए ये लोग को सस्पेक्ट हुआ कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। ऑल बिकॉज वहां पे, और ये जो ऑथोराइज किया गया A340 एयरक्राफ्ट, और जो ऑपरेट किया गया था रोमानियन चार्टर के द्वारा। और ये बोला गया कि जितने भी ये जो 300 पैसेंजर्स थे वो इरेगुलर प्रोसीड्योर के थे, और इनसे जो है ना इंटेरोगेशन किया गया, क्योंकि ये था कि कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें मोस्टली वेमेन और माइनर चाइल्ड थे। और इसी से कुछ पता चला कि वो हिंदी स्पीकिंग थे, और कुछ जो थे तमिल स्पीकिंग। तो जब इंटेरोगेशन ये लोग कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अपने घर पे बात की, और वो अपने मदर लैंग्वेज में बात कर रहे थे। और उसके बाद ये जब सारी चीजें हुई, तो जब पता चला कि ये लोग इनोसेंट पीपल है, सिर्फ ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इनका जो है जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तो नोन नहीं है। लेकिन ये पता लगा कि वो लोग निकारागुआ से, ये जो उनकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी, तो वो लोग दुबई जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, ये पता नहीं लगा है। और ये इंडिया में कैसे, इंडिया का जो है, ये जो वहाँ के एम्बेसी है, इंडिया के एम्बेसी, तो फ्रांस में उन्होंने वो सारे स्टेशन थे, और उन्होंने ही इसको सारा कुछ रिपोर्ट किया इंडिया में कि यहाँ के जो लोग हैं ऐसे यहाँ पे इंटेरोगेशन हो रहा है। और बाद में जब इंटेरोगेशन या फिर जितनी पूछताछ थी वो सब जब खत्म हो गया, तो सब लोग को सेफली वहां पे छोड़ दिया गया। और ये बोला गया कि पेरिस की तरफ से कि सारे जो वेलफेयर हैं और इंडियन जो नेशनल्स हैं उनको उनके वेलफेयर के हिसाब से उनको छोड़ दिया गया है, कि वो सब इनोसेंट है। और जो ये एक जो सस्पेक्ट था कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल पीपल थे जो अपने, वो जो उनकी डेस्टिनेशन थी वो वहां पे जा रहे थे। तो यही है ये सारी चीजें। और अब हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जो मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस। तो ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज ये जो जीको दास गुप्ता है, टीचर्स इकोनॉमिक्स एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, एंड अमित बसोले, ये टीचर्स इकोनॉमिक्स एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो ये जो डिस्कशन चल रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे चल रहा है। और ये जो डिबेट है कि इतना ज्यादा ये जो जीडीपी ग्रो हो रहा है और इंडिया ग्रो हो रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि 2-3 इयर्स में ये जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा। बट स्टिल ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो कम नहीं हो रहा है, और ये जॉब की इतनी कमी है, और ये जॉब की क्राइसिस है। तो उसका क्या रीजन है? तो वही हम लोग समझते हैं इसमें कि क्या इनका वैलिड पॉइंट दिया गया है कि ये जो जॉब क्राइसिस है, और ये जो बोला गया है कि रीजन क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक रीजन क्या है इस क्राइसिस का, तो वो देखते हैं। ये जो डिस्टिंग्विश किया गया है 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कि एम्प्लॉयमेंट किस टाइप का होता है। एक तो जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, और जो बेसिस है किसका, लेबर डिमांड का। जो लेबर डिमांड, तो जितने जो जो होते हैं, जो प्लांटिंग करते हैं या एग्रीकल्चर में कुछ टाइम के लिए जो सोरोइंग करते हैं या बोइंग करते हैं या प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, तो वो सारे जो वेज होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन है,
और दूसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का स्टार्टअप करते हैं या फिर जैसे किराना दुकान हो गया या गैरेज खोल लिया या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम कर लिया, तो उससे क्या होता है, ये जो लेबर सप्लाई कर का काम करते हैं और ये जो लेबर डिमांड का भी काम करते हैं कि जब अदर जगह कहीं पे इनको लेबर करना होता है तो चले जाते हैं और बाकी टाइम ये खुद का भी काम करते हैं। तो यही है, ये दो टाइप का एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये जो डेली वेज वर्क है वो एट वन एक्सट्रीम एंड हाईली पेड कॉर्पोरेट जॉब एट द अदर। पर ये दोनों दो तरह का है कि एक तो जो हम लोग जो वेज रखते हैं तो उसका जो मंथली है वो 200 300 ऐसे मिलता है, और जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो उनको हाईली पेड अमाउंट मिलता है और ऊपर से उनको रेमिटेंसेस भी मिलता है, और ये जो प्रोविडेंट फंड होता है वो भी मिलता है, और भी अलग तरह के अलाउंसेस होते हैं वो भी। लेकिन ये जो लोग हैं इनको कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये जो दो टाइप का जैसे ये दोनों ही काम कर रहे हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग काम है। तो अब हम देखते हैं कि ये जैसे कि इसमें जो है बोला गया है ऑल जॉब्स आर वेज लेबर बट ऑल वेज लेबर कैन नॉट बी कॉल्ड जॉब्स, क्योंकि जितने भी जो जॉब्स हैं उन सब में तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, बट जितने भी जो वेज लेबर हैं उन सब में जरूरी नहीं है कि वो जॉब हो या फिर सटीक हो या टाइम टू टाइम उनको हर मंथ सैलरी मिले ही या जॉब सिक्योरिटी हो। तो ये सारी चीजें नहीं होती है। फिर देखते हैं ये जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जो रिफ्लेक्ट किया गया है मोर और लेस स्टैग्नेट एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। और ये जो स्टैग्नेट एम्प्लॉयमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रुक गया है, और ये जो सैलरीड वर्कर्स हैं या नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें भी लास्ट 4 डिकेड से। और ये बोला गया है ये जो लेबर डिमांड है जो फॉर्मल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो डिटरमाइंड किया गया है टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स को। और वो क्या है, वन, जो फॉर्मल सेक्टर है वो हायर करते हैं वर्कर जो प्रोड्यूस करे आउटपुट ऑफ प्रॉफिट। लेबर डिमांड ये डिपेंड है किस पे, अमाउंट ऑफ आउटपुट वर्क पे। और जो है फार्म आर एबल टू सेल कि ये जो जितना ज्यादा सेल होगा, कैपिटल का ग्रोथ होगा, उतना ही ज्यादा जो है प्रॉफिट होगा और उतना ही ज्यादा लेबर वो लोग रखेंगे। और जो दूसरा है ये जो लेबर डिमांड है फॉर्मल सेक्टर में वो राइज हो रहा है क्योंकि ये जो और इसीलिए जो है फॉर्मल सेक्टर का जो डिमांड है वो राइज हो रहा है। और दूसरा जो है लेबर डिमांड डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डिक्टेट्स द नंबर ऑफ वर्कर्स फार्म टू नीड हायर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी से बढ़ रही हैं उसी तरह से ये जो है ना लोगों को रखना स्टार्ट हो रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी को हैंडल करें। तो इसीलिए ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है लेकिन ये बहुत स्लो हो रहा है। अब ये देखते हैं ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो जनरली फ्रेम किया गया है जो आउटपुट ग्रोथ है उस पे। और ये आउटपुट ग्रोथ है कैसे देखते हैं हम लोग, ये जो जीडीपी है उससे और ये जो वैल्यू एडेड है उससे, क्योंकि किसी कंट्री की जीडीपी कितनी है और उसकी वैल्यू एडेड कितना है उसी से हम उस कंट्री का आउटपुट ग्रोथ का पता लगाते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये जो और एग्जामिन किया गया है ये जो आर्गुमेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, तो उसको भी कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो डिटरमाइन किया गया है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू फैक्टर्स से, कि टू फैक्टर्स किससे हम लोग देखते हैं, एक तो ये जो आउटपुट ग्रोथ रेट है वो, दूसरा ये जो लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट है वो उससे। और ये जो लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट है उसी को ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर बोलते हैं, कि जितने वर्कर काम कर रहे हैं उनका उनसे ये ग्रोथ रेट नापा जाता है। और ये जो आउटपुट है जितना ज्यादा हायर आउटपुट ग्रोथ रेट है उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी होगा। लेकिन ये देखा गया है क्या कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा है लेकिन ये जो फॉर्मल एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर वो अभी तक अनरेस्पॉन्सिव है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है वो सिग्निफिकेंट जितना राइज होना चाहिए। जैसे जैसे जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है उस तरह से ये जो फॉर्मल और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। और ये कब देखा गया है, कब से, ये 2000 में ही, और उसको कंपेयर किया गया है 1980 से और 1990 से। तो हर डिकेड ये कितना ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कंपेयर किया गया है। और फिर उसी से पता लगता है कि ये जो जॉबलेस ग्रोथ है कि जीडीपी तो ग्रोथ कर रही है
जीडीपी में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये जो जॉबलेस ग्रोथ है, अब देखते हैं ये जो जॉबलेस ग्रोथ है और विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो जॉबलेस ग्रोथ है वो इंडिया पे कैसे सुटेबल है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रहा है वैसे ये जो है और प्रोडक्टिव बनना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट ये मोर प्रोडक्टिव तो हो रहा है लेकिन ये कुछ ही केसेस में, और लेकिन इंडिया को अभी ग्रो करने का और ये कैपेबल है, ये जो और ज्यादा ये जो आउटपुट पर वर्कर कैपेबल है कि प्रोड्यूस करे, लेकिन अभी ये जो इकोनॉमी है जो बहुत स्लो डाउन चल रहा है और ये जो इसका स्केल है वो भी कम है। फिर देखते हैं हम लोग ये जो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज है जो इंट्रोड्यूस किया गया और जो डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर। तो इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर क्या, हायर एंड फायर जो टेक्नोलॉजी होती है कि अगर काम हुआ तो रख लिया नहीं तो फिर निकाल दिए, तो वो बार्गेनिंग करते हैं कि काम है तो रखे नहीं तो फिर हटा दिए। और टाइटनेस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन आउटपुट ग्रोथ एंड लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है। तो अगर एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए तो ये टाइटनेस बना के रखना होगा किसके बीच में, आउटपुट ग्रोथ में और जो लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है उसमें। तो यही बोला गया है, और ये जो ऑटोमेशन है और इंट्रोडक्शन है लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी का उसको भी बढ़ाना चाहिए। और ये भी बोला गया है कि ये जो सॉल्यूशन है जॉब क्राइसिस का वो जस्ट मोर और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ये जो क्राइसिस है ये इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ होने से ना ये जॉब क्राइसिस ये फुलफिल नहीं होगा, इसके लिए और ज्यादा रेस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा, और रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट टू आउटपुट ग्रोथ रेट इज हाई, तभी जाके ये जो ग्रोथ रेट है और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो जाके हाई होगा। एंड ये जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है इन सच रेजिम कैन नॉट बी इंक्रीज सिंपली बाय इंक्रीजिंग जीडीपी ग्रोथ। और ये भी बोला जा रहा है कि जैसे जैसे जीडीपी की ग्रोथ हो रही है तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट का भी ग्रोथ हो, और उससे ये ग्रोथ नहीं होने वाला है। और ये एक न्यू टर्म आया है, ये जो कॉल्डोर ये वर्डूर्न कोफिशिएंट है, तो उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है ये जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट और ये जो आउटपुट ग्रोथ रेट, तो उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे ये जो है कि लेबर प्रोडक्टिविटी हम देखेंगे कि ये जो लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट है, और उसके बाद देखेंगे कि ये जो ग्रोथ है ये जो आउटपुट ग्रोथ है कि ये इन दोनों में कि अगर दोनों ही ग्रो कर रहे हैं तब जाके ये जो कोल्डोर वर्ड्रून कोफिशिएंट है वो जाके इंक्रीज होगा, और इसी से नापते हैं अभी जो। और पता लगा है कि जितने भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं जो कैरेक्टराइज्ड हैं जो हायर देन एवरेज कोल्डोर वर्ड्रून कोफिशिएंट है, कि इसमें जो राइज नहीं हो रहा है लेकिन इसका आंकड़ा ज्यादा है। अब देखते हैं ये जो फॉर्म ऑफ जॉबलेस ग्रोथ रेजिम है इंडिया में, वो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए एक चैलेंज बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज पे, क्योंकि यहाँ का है जीडीपी तो ग्रोथ हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस नहीं आ रही है। अदर कंट्रीज में क्या, जैसे जैसे जीडीपी की ग्रोथ हो रही है तो वो हर कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है और ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एंड लेट्स सी कि ये जो केनीशियन जो थे रेवोल्यूशन आया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो हाईलाइट किया गया था रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि कैसे बढ़ा जाएगा, और ये जो फिस्कल पॉलिसी है जो भी परसिव्ड किया गया था कि ये जो लेबर डिमांड है उसको बढ़ाना चाहिए, और इसी से ये जो डुअल इकोनॉमी स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग देयर ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो इंडिपेंडेंस के टाइम जब हमें आजादी मिली थी तो ये जो डुअल इकोनॉमी अपनाया गया था कि, और ये जो महान लोबी से जो स्ट्रैटेजी थी कि कैसे इंडस्ट्री को है ना हेवी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए, और उसी से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी लाया गया था। तो ये जो डुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना इंडस्ट्री पे भी फोकस किया गया था और एग्रीकल्चर पे भी किया गया था, लेकिन ये दोनों ही चीजें उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई, और ये जो है ना एग्रेरियन जो कॉन्स्टेंट रह गया और कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें वो बढ़ नहीं पाई, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी कॉन्स्टेंट रह गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, तो इसीलिए जो फेड टू की पॉलिसी डिबेट रह गया इंडिया में, और ये जो है कब से देखा जा रहा है 1970 में भी और 1990 में भी।
और ये सारी जो फॉरवर्ड है कि कैसे हम इसको चेंजेस ला सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं, ये जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, तो उसको सफिशिएंट कंडीशन में इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो फॉर्मल सेक्टर में भी इंक्रीज हो। और ये जो एम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, तो वो नो लॉन्गर बी मेट ओनली थ्रू मोर रैपिड ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ है। तो ये बोला जा रहा है कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने से ही जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट चैलेंज है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए फोकस करना होगा जीडीपी के ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी, कि एम्प्लॉयमेंट अगर लोग है ना, इन लोगों के पास काम होगा, सब डेवलप होंगे, तो ईच पर्सन का जो वैल्यू एडेड है वो बढ़ेगा। जो पर कैपिटा इनकम बोलते हैं कि हर पर्सन का, ये जो पर्सन का है ना, देखते हैं कि उनके हाथ में पैसा कितना आ रहा है, वो अर्न कितना कर रहे हैं। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये जो पीसीआई, तो ये जब तक ग्रोथ नहीं लेगा और ये बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो भी अच्छे से बढ़ेगा नहीं और इंडिया का एक्चुअल में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ फॉरवर्ड है जो आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ये ग्रोथ कब होगा, जब ये जो ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्ड लेबर, क्योंकि इसी की जो स्किल की कमी है लेबर में, इसीलिए वहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसको बढ़ाना होगा। फिर ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स है थ्रू बेटर पब्लिक प्रोविजनिंग एजुकेशन, उससे बढ़ाना होगा। हेल्थ केयर को बढ़ाना होगा। और ये जो ब्रिज का काम करेगा कौन, ये जो स्किल, जब स्किल लोगों के पास से डेवलप हो जाएगा, एजुकेशन डेवलप हो जाएगा, हेल्थ डेवलप होगा, तो फिर ये ब्रिज का काम करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी। और ये जो तब जाके एक्चुअल में ये जो हमारे कंट्री का एक्चुअल में ग्रोथ होगा। और ये जो है ना, इसके लिए क्या जरूरी है कि फाइनेंस किया जाए, मेंटेन किया जाए डेब्ट स्टेबिलिटी को, और फिर जो करंट जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको भी अच्छे से जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको फुलफिल किया जाए। और जो ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको रिड्यूस किया जाए, तभी जाके ये जो कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉयमेंट एजेंडा है वो फुलफिल हो पाएगा। तो ये हमने देख लिया डिटेल में। अब चलिए हम दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये जो इवॉल्विंग रोल ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। और ये जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए, क्योंकि ये आईआर का पार्ट है। और जिनका भी ऑप्शनल पीएसआईआर है, पब्लिक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो है इसका मीटिंग हुआ है, और इसी आर्टिकल में बहुत सारी चीजें जो ऐड है वो मैं आपको बताऊंगी कि सारे जो लिंक करना है, कैसे कैसे कंट्रीज का क्या आता है, तो मैं वो भी लिंक करना आपको सिखाऊंगी कि कैसे अगर एक आर्टिकल आता है, एक न्यूज है, तो दूसरे न्यूज से आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी रिसेंटली ये जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अजीत डोभाल, तो उन्होंने ये जो मीटिंग अटेंड किया था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। और ये जो है, ये जो फॉरवर्ड है, ये 2024 का जो विजन दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो प्रमोट करेंगे सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल जो इंडियन ओशियन है उसको कैसे प्रमोट किया जाए। और ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, तो इसके मेंबर कौन है, तो इसके फाउंडिंग मेंबर जो है वो मॉरिशस है और श्रीलंका है। और बाद में जो है ये जो ऑब्जर्वर स्टेट जैसे बांग्लादेश, सेशल्स, और ये जो है जो मालदीव्स ने, ये मालदीव जो है वो अभी प्रो चाइना बना हुआ है, तो मालदीव्स अभी इस मीटिंग से एब्सेंट था, क्योंकि ये जो प्रो एक्टिव जो है वो अपना ये चाइना के साथ रोल निभा रहा है। और इसीलिए जो अभी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि मालदीव्स जो है अभी प्रो चाइना बना हुआ है, और उसने ये इसीलिए उसने ये मीटिंग भी अटेंड नहीं की है। तो अब देखते हैं ये जो चेंजिंग डायनामिक्स है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो ये जो इवॉल्विंग डायनामिक्स है इंडियन ओशियन में, कि इंडियन ओशियन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्ट हुआ कि 2011 में, और ये जो श्रीलंका ने भी ज्वाइन किया था, और ये जो श्रीलंका है और मालदीव्स है और इंडिया, इन तीनों ने मिल करके एक ट्राइलैटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी का ग्रुप बनाया था। लेकिन बाद में 2014 में ये जो ग्रुप है वो थोड़ा डिटोरिएट होने लगा, क्योंकि ये जो मालदीव्स का ज्यादा इंक्लिनेशन होने लगा चाइना के टुवर्ड्स है, और उसके बाद ये ज्यादा इंक्लाइंड होने लगा चाइना के टुवर्ड्स है। लेकिन जब मालदीव्स में वहां पे
जब वहाँ पे दिक्कत थी, तो फिर ये जो 2020 में इंडिया ने बहुत अपना ये जो इंटरेस्ट है और बढ़ाने के लिए सीएससी में बहुत बढ़-चढ़ के भाग लिया था और ये जो इंडिया ने मॉरिशस में, सेशल्स में और बांग्लादेश में ये बोला कि एक्सटेंड करना चाहिए अदर कंट्री को भी कि ये जो कॉन्क्लेव है वो एक्सपांड करे और सारी कंट्री को उसने इंडिया ने अच्छे से हेल्प किया। फिर उसके बाद ये जो इंडिया जो है इवॉल्व कर रहा है अपना स्ट्रैटेजिक विजन, ये कहाँ पे इंडियन ओशन में, और ये चाहता है, इंडिया चाहता है जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है तो वो जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह काम करे कि ये इसका जो रीजनल है, जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स है वो भी मिले और जो भी जो लोग हैं, जो कंट्रीज है ये इसके साथ और ऐड हो ताकि ये जो इंडो पैसिफिक ये जो रीजन है इससे जैसे यहाँ पे जो रीजन बना है, जो कंट्रीज वहां मिल करके इसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसी तरह से इंडियन ओशन में भी ये कंट्री मिलके प्रोटेक्ट करे। और ये जो सीएसई है ये जो ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथ इट्स लीडरशिप एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, और उसमें जो इंडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है सिक्योरिटी इंडियन ओशन में और जितने भी कैपेसिटी है, और ये जैसे कि आइलैंड नेशन है वो अपने जो खुद के जो है वो खुद के कंट्री का या फिर जो इंडियन ओशन हो गया या फिर कोई अगर थ्रेट उनको पहुंचता है तो वो खुद उतने इनकैपेबल है कि अपनी जो है वो सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो इंडिया है एज अ बिग ब्रदर रोल प्ले कर रहा है और इंडिया फाइट करेगा किससे, ये जो ट्रांस नेशनल थ्रेट है। अब देखते हैं ये जो ट्रांसनेशनल थ्रेट या क्राइम क्या होता है, क्योंकि आगे चल के एक ये टर्म आने वाला है ट्रांसनेशनल क्राइम। तो ये देखते हैं हम लोग ये जो ट्रांसनेशनल ये जो क्राइम है, तो ये जितने भी जो टेररिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया या फिर ये जो ओसामा बिन लादेन का ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो सारे जो है उनको बोलते हैं ट्रांसनेशनल थ्रेट। और वो जो कैसे पहुंचाती है थ्रेट, वो क्या करती है, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाइनेंस देने का काम करता है। फिर वो फाइनेंस देते हैं, फिर उसके बाद ये जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है उसमें, और ये जो जितने क्रिप्टो से थ्रेट होता है, तो ये सारी चीजों में है ना वो लोग ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांसनेशनल थ्रेट बोलते हैं। फिर देखते हैं ये जो कंटिन्यू टू मोटिवेट इंडिया टू असिस्ट देम इन डिफेंस सिक्योरिटी रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग, और इंडिया क्या कर रहा है कि सबको डिफेंस में सिक्योरिटी देने में और कैपेसिटी बिल्डिंग में और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है एंड इक्विपमेंट प्रोविजन में भी। और इंडिया जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन द रीजन, कि यहाँ आसपास के रीजन में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले इंडिया ही रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन में हो, इकोनॉमिक असिस्टेंस में हो या फिर कोविड के टाइम इंडिया ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था और सबको बहुत हेल्प किया था। और जब मालदीव्स में ये जो मल्टी फेसेटेड क्राइसिस आया था या फिर, तो सारी चीजों में इंडिया ने बहुत हेल्प किया था। और बाकी जो है इंडिया काम क्या कर रहा है इस रीजन को शेप करने का, ताकि ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है और ये जो बेटर एड्रेस कर पाए जो वहां का एग्जिस्टिंग और ये जो इमर्जिंग थ्रेट है उसको एड्रेस कर पाए पहले ही। और उसके लिए लेकिन ये जो थ्रेट है, ये जो थ्रेट बोल रहा है वो थ्रेट क्या है, तो ये एक मेजर थ्रेट है कि रिवाइवल है और वो लिंक्ड है चाइना फैक्टर से, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रीजन है ये जो रिवाइवल ऑफ सीएससी, क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि चाइना अब अपना पहले तो इसने जो साउथ चाइना सी है उसमें अपना पकड़ बनाया ही था और वहां की सारी कंट्री के साथ इसका चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी रिसेंट भी ये जो फिलीपींस है, तो फिलीपींस के पास इसने एक फ्लोटिंग बैरियर क्रिएट कर दिया है और वहां पे मिलिट्री बेस ला दिया है, जिसके कारण ये जो फिलीपींस है अनसेफ फील कर रही है और ये जो है उनको लग रहा है कि ये सोवरेनिटी उनकी छीन रही है। और यहाँ जो उनका रीजन है ये जो साउथ चाइना सी है उनका, वहां पे जो है चाइना ने ये कंट्रोल कर लिया है।
और ऐसा ही वो कुछ ये जो इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन में भी ये अपना पकड़ बनाना चाहता है चाइना, कि अब जैसे उसने साउथ चाइना सी को वो क्लेम करता है कि ये पूरा टेरिटरी मेरा है, उसी तरह यहाँ के जितने भी छोटे आइलैंड नेशन हैं या कंट्रीज हैं, तो उनके साथ ये जो मिलिट्री अलायंस बना करके ये यहाँ जो इंडियन ओशियन है वहां पे भी ये अपना पकड़ बनाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये कैसे करता है ये रोड इनिशिएटिव, ये जो बीआरआई प्रोजेक्ट है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत ये हेल्प करता है जितने भी इंडियन ओशियन के रीजन के जो लोग हैं उनको, और ये कनेक्ट करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उससे ये क्या करता है अपना कमांड बना रहा है जो भी कंट्रीज है उन पे। और फिर ये जो क्रूशियल सी लाइंस है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड ट्रेड भी होता है, और ये जो लिमिट करता है इंडियाज के इन्फ्लुएंस एंड प्रेजेंस को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन ओशन, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ट्रेड और बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ये जो चाइना है बाकी कंट्रीज पे अपना पकड़ बनाएगा, तो इंडिया का जो कंट्रोल है वो बहुत वीक हो जाएगा। इसीलिए ये जो चाइना है इज नॉट ओनली स्ट्रेंथनिंग नेवल कैपेबिलिटी, इट ऑल्सो मिलिटेंट स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन, क्योंकि ये जो है ना मिलिट्री के साथ साथ ये डिफेंस का रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और देखते हैं ये जो रेगुलर मैरीटाइम एक्सरसाइज भी कर रहा है इंडियन ओशन में ही। और इसीलिए ये जो हम्बनटोटा पोर्ट जो चाइना बना रहा है, तो उसका एक मिलिट्री बेस भी रख दिया है डिजिबूटी में, कि वहां पे ये जो मिलिट्री है वो हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं इंडियन ओशन में। और ये एक चाइना क्या कर रहा है, ये जो इंडियन ओशन में भी अपना एक बेड तैयार कर रहा है कि वो कैसे इंडिया के साथ इंडिया के अगेंस्ट में ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सके। तो अभी देखते हैं ये जो इंडियन ओशियन है रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कॉपरेशन, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। ये जो इंडिया का जो है इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है और इतना कंसर्न दिखा रहा है, उसके बावजूद भी ये जो डिस्पाइट एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द सम ऑफ दिस ये डेवलपमेंट, इंडिया रियलाइजेड दैट मेनी जो रीजनल कंट्रीज है वो डू नॉट नेसेसरली कंसीडर इंडिया चाइना ए थ्रेट है, क्योंकि इतना ज्यादा ये जो है इंडिया हेल्प कर रहा है, उसके बावजूद बहुत सारी जो कंट्री है वो ऐसा समझ रही है कि चाइना ये थ्रेट नहीं है, उनके साथ वो लोग अपना काम कर ही रहे हैं। और बिसाइड्स ऑफ इट कि जबकि वो एंटी चाइना पॉलिसी भी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका बहुत सारा जो है वो ट्रेड के लिए वो डिपेंडेंट है वो चाइना पे। और ये जो सीएससी जो हुआ है, ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो उसका जो मेन पर्पस क्या था, एजेंडा क्या था, वो हम देखते हैं। तो ये 5 पिलर्स में डिस्कशन हुआ है, और वो क्या क्या है, मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, और तीसरा हो गया ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, जो हमने पहले ही इसको डिस्कस किया है कि ट्रांसनेशनल क्राइम क्या होते हैं, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको मेंटेन करना, फिर उनको फैलाना कि बाकी जो कंट्रीज है वहां पे, और जो जितने भी फाइनेंस का काम देना या साइबर सिक्योरिटी देना या थ्रेट पहुंचाना, ये सारे जो है क्राइम को बोलते हैं ट्रांसनेशनल क्राइम। और साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सब पे बात चली। एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, तो ये जो 5 पिलर है उस पे इन लोगों ने डिस्कस किया। और ये जो है इट इज विद द सेक्टर टू कॉपरेशन दैट इंडिया होप्स बेटर अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू thread from Indian Ocean and continue being a preferred partner to Indian Ocean states से। तो इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के एज ए बिग ब्रदर हेल्प कर रहा है लोगों का, और एक ये जो बिग ब्रदर का टाइटल मिला है उसको वो पूरी तरीके से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इंडिया है और ये जो स्ट्रेटेजिक ये एकोमोडेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी लाने का काम कर रहा है, ताकि वो कंट्रीब्यूट करे ये सिक्योरिटी इंडियन ओशियन में। और ये जो 2021 में भी ये जो कॉन्क्लेव हुआ था, तो उससे क्या डिस्कशन निकल के आया था, ये जो टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग का, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का, साइबर क्राइम का, एंड सिक्योरिटी, मरीन पॉल्यूशन, एंड ये जो मैरीटाइम लॉ एंड कोस्टल सिक्योरिटी का, तो इन सारी चीजों में 2021 में बात की गई थी।
अब देखते हैं ये जो 2022 में क्या बात किया गया था। ये जो 2022 में ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो डिस्कशन का जो ये मुद्दा था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ओशियनोग्राफर्स, हाइड्रोग्राफर्स और ये जो अनदर कॉन्फ्रेंस थे कोस्टल सिक्योरिटी में, तो उसके लिए बात की गई है। और अब जब ये शेड्यूल किया गया है 2024 में, तो क्या है इसका मेन एजेंडा कि किस पे बात किया जाएगा? टेररिज्म पे, साइबर सिक्योरिटी पे, ह्यूमैनिटेरियन एड पे, डिजास्टर रिलीफ पे, और ये जो ट्रैफिकिंग होता है या फिर ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है उसको कैसे रोका जाए उस पे, ताकि ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग बन सके और बढ़ सके। और ये जो सेक्टर्स है किसमें, ये जो काउंटर टेररिज्म में, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एंड साइबर सिक्योरिटी, तो ये सारी चीजों में इन्होंने डिस्कशन का ये एजेंडा था कि इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। अब देखते हैं ये जो वे फॉरवर्ड क्या है। ये जो सीएससी है ये एक यंग इंस्टीट्यूशन है, और जो कि ये जो वल्नरेबल है टू डोमेस्टिक, ये जो है पॉलिटिकल चेंजेस के लिए, ताकि ये जितने भी जैसे कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको, जो भी सारी ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन ये इसकी वल्नरेबिलिटी ये है कि अगर कोई कंट्रीज यहाँ से छोड़ करके चला जाता है और चाइना के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये जो इंडियन ओशियन का जो रीजन है वो इंडिया अकेले कैसे सेफली हैंडल कर पाएगा। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो मालदीव्स है वो एब्सेंस था इट्स, ये जो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन और ये जो मीटिंग हुआ उससे, तो ये एक वल्नरेबिलिटी दिखाती है कि ये जो रीजन है फिर वो कंट्रीब्यूट करेगा और कैसे यहाँ पे डिसाइड होगा कि कैसे इसका सेफ्टी रखना इंपॉर्टेंट है। तो सारे कंट्री अगर इधर उधर लग गए या फिर ये जो सारे कंट्री अगर साथ नहीं देंगे, तो फिर ये कैसे यहाँ पे इंडियन ओशियन का सेफ्टी मेंटेन हो पाएगा। अब उसके लिए जरूरी है कि सारे जो कंट्री हैं वो क्लोज रिलेशन बना के रखे, और उस ये जो इंडिया से, ना कि ये जो क्लोज रिलेशन बन रहा है चाइना से। अब ये जो है ना, ये जो उसके लिए ये कैंपेन भी चला है, और ये जो डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है मालदीव्स ने, और ये क्या कर रहा है, इंडिया ऑन डिफेंस एंड कॉपरेशन, कि ये जो पहले इंडिया और मालदीव्स का ये जो डिफेंस जो था, कॉपरेशन था, उसको भी मालदीव्स ने तोड़ दिया है। क्योंकि अभी वहां पे एक वो पॉलिसी भी चल रही है और कैंपेन भी चल रही है इंडिया आउट का। तो वो ऐसा चाह रहा है कि ये जो इंडिया है और इंडिया का जो वहां पे मिलिट्री है जो मालदीव्स में रहते हैं, तो वो वहां से हट जाए, ये करेगा चाइना, और ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ से ये जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में मात्र ये 70 नॉटिकल माइल्स का ही डिफरेंस है। तो अगर ये जो चाइना यहाँ पे आके अगर यहाँ पे अपना होल्ड बना लेता है, तो वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो सीएसई है और वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इनको ये जो है कंटिन्यू करना चाहिए, और ये जो है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल बेनिफिट के लिए इनको साथ में रहना चाहिए। और न्यू दिल्ली क्या चाहता है, ये न्यू दिल्ली जो है उसका एम्बिशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो थ्रेट करे, जितने भी इंक्रीज जो हो रही है थ्रेट उसको सिग्निफिकेंटली वो सॉल्व करे, और जो जो 1 डिकेड से जितने भी थ्रेट आ रही है उसको भी एनालाइज करे और उसको भी टैकल करे, तभी जाके वो इस रीजनल में लीडरशिप का रोल निभा पाएगा। तो यही सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। और जैसे चाइना चाइना वहां पे मालदीव्स को अपने कंट्रोल में ले रहा है, और वहां के जो मालदीव्स के अभी जो नए प्रेसिडेंट है मोजो, उनका भी ज्यादा इंक्लिनेशन चाइना के टुवर्ड्स ही है। क्योंकि ये अभी वो जिस उसी की वजह से यहाँ पे जो इंडिया के साथ जो जितने भी ये कॉपरेशन थे या एग्रीमेंट थे या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो सब वो चाह रहे हैं कि कैंसिल कर दें, ताकि वो चाइना के साथ ये सारा कुछ कंटिन्यू कर सके, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही सारा कुछ था जो हमने डिस्कस किया, और थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो इंडीड आईएएस की जो है कम्युनिटी वो 500 और 1000 हो, ताकि मैं लाइव क्लासेस ले पाऊं, और आपकी जितने भी क्वेरीज हैं
और जो भी आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हम लोग जब 1 टू 1 सेशन करेंगे, तो उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आपको कौन-सा टॉपिक स्टार्ट करवाना है, हम लोग कौन-सा टॉपिक पढ़ेंगे और किसको कितना जल्दी स्टार्ट करना है, और आपकी जो भी क्वेरीज़ है या जो भी आपके रिकमेंडेशन है, या आप चाहते हैं इस वीडियो में चेंज होना चाहिए, या आप कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के बता सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू राइट, और आप सारा जो भी आपका बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं वो सारा कुछ पढ़ के इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और आपको इसका नोट चाहिए तो, और जो भी मैं बताती हूँ या पढ़ाती हूँ, वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम जो चैनल है इंडीड आईएएस का, वहाँ पे डाल देती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जो भी रिकमेंडेशन है या फिर जो भी आप चेंजेस चाहते हैं, वो आप प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप लोग इस ये जो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जो इंडीड आईएएस का और ये जो 1000 सब्सक्राइबर हो, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये जो लाइव आकर के हम लोग पढ़ेंगे, ताकि ये जो कनेक्टिविटी है वो भी और ज़्यादा मेंटेन होगी। तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।